आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो फ्रेंड्स, ये आपकी कंप्यूटर की क्लास है और मैं आपको कंप्यूटर विषय पढ़ाती हूं, जिसमें कि हम इससे पहले 11 कंप्यूटर की क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें हमने अति लघु प्रश्न और कुछ लघु प्रश्न भी हल कर लिए हैं। अति लघु प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके पूरे सिलेबस के। जिसने नहीं देखा है ज़रूर देखे। जो पहली बार जुड़े हैं वो क्लास को देखकर ही डिसाइड करें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं, और बाकी चीज़ों को समझाने की गारंटी मैं आपकी लेती हूँ। क्लास में इस तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में चाहे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर आपसे पूछ ले या एज इट इज़ पूछ ले, आप बिल्कुल कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। सही उत्तर कैसे लिखेंगे वो आप इन क्लासेस के माध्यम से सीख जाएंगे, और कितने शब्दों में आपको अपना आंसर ख़त्म करना है, क्योंकि कई बार कुछ प्रशिक्षु गलतियां कर देते हैं कि कोई क्वेश्चन का आंसर उन्हें अच्छे से आता है तो वो और कॉन्फिडेंट होकर उसे इतना ज़्यादा समय दे देते हैं, इतना लंबा चौड़ा उसका आंसर लिख देते हैं, लेकिन मिलता क्या है, वही 2 नंबर, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलना है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, कितना लिखना सफिशिएंट होता है और कैसे लिखना है इफ़ेक्टिवली। और हाँ गाइज़, आपके एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी के लिए। तो कम से कम अपने इन सब्जेक्ट्स को, जिनकी क्लासेस लगातार चल रही है, रेगुलर देखते रहे और समझते रहे, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट ना हो। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। जो हमारी इससे पहली क्लास थी, यानी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने 30 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, लघु प्रश्न, जिसमें हमने टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बहुत अच्छे से समझा था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, 3 बार लगातार पूछा जा चुका है। अब हम उससे आगे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 DLED 2019 में आपका पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि शिक्षा में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए, या शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि कौन कौन से डिजिटल शैक्षिक संसाधन है या किन किन माध्यमों का प्रयोग हम शिक्षा के लिए कर सकते हैं। दोनों की लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको उत्तर दोनों का एक ही तरह से लिखना है, चाहे आपसे माध्यम पूछ लिए जाए या डिजिटल शैक्षिक संसाधन पूछ लिए जाए। अब दोस्तों, क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका बात करें रेडियो की। ठीक है, रेडियो एक साधन हो सकता है, शैक्षिक संसाधन हो सकता है, डिजिटल भी है। उसके बाद हम टेलीविज़न को भी अगर देखें, माइक्रोस्कोप, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं आपके डिजिटल शैक्षिक संसाधन। ठीक है, डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब इनको एक एक कर तीनों चारों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके MCQs में बन जाते हैं, वो हम इनके अंदर से निकालेंगे और समझेंगे। देखिए, रेडियो के माध्यम से आप लोग क्या करते हैं, नाटक, शैक्षिक नाटक, शैक्षिक लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर शैक्षिक संसाधन की बात की गई है। तो शैक्षिक नाटक, कविताएं, महापुरुषों की जीवनियाँ, नवीन आविष्कार, खोजें, या शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष वार्ताएं आदि क्या करी जाती है, संचारित की जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेडियो की खोज या रेडियो का आविष्कार, खोज नहीं आविष्कार किसने किया, तो ये किया था मार्कोनी ने। कब किया था, 1895 में। तो सन 1895 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, और इसकी लोकप्रियता तब से बढ़ती ही जा रही है। कब किया आविष्कार, 1895 में। किसने किया, मार्कोनी ने किया। कहीं का, रेडियो का। ठीक है, इतना काफ़ी है रेडियो के बारे में जानना आपके लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं टेलीविज़न तथा वीडियो की। तो टेलीविज़न एवं वीडियो शिक्षा का एक अत्यंत आकर्षक तथा सबल साधन है। ये दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री में भी प्रयोग किया जा सकता है टेलीविज़न, क्योंकि उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जबकि रेडियो कैसा साधन है, श्रव्य साधन है, जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें चले प्रोग्राम्स को।
दोनों के माध्यम से औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी, जिससे छात्र को देखने तथा सुनने की दोनों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है और ज्ञान स्थायी होने के अवसर जो है वो भी दोगुने हो जाते हैं। टेलीविज़न तथा वीडियो पर एक ही समय में विशेषज्ञों द्वारा कठिन प्रकरण पर तैयार किया गए पाठ कम खर्च में देश के कोने कोने में छात्रों तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये हो गया टेलीविज़न का प्रयोग शैक्षिक संसाधन के रूप में और रेडियो का भी। आगे बात करें माइक्रोस्कोप या माइक्रो प्रोजेक्टर की, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन के लिए विज्ञान शिक्षक माइक्रोस्कोप या माइक्रो प्रोजेक्टर का प्रयोग करता है। ये भी आपका एक शैक्षिक उपकरण हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें चौथा उपकरण टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर का उपयोग शिक्षक विभिन्न जानवरों तथा पक्षियों की बोली, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा संबंधित विषयों पर भाषण आदि को टेप रिकॉर्ड करके उनको छात्रों के सम्मुख आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत करता है। जैसे अगर बात की जाए एनसीईआरटी के श्रव्य दृश्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न टेप एकत्रित करके उनकी टेप लाइब्रेरी बनाई गई है। और टेप रिकॉर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेबल मॉडल और दूसरा होता है पोर्टेबल मॉडल। ठीक है, टेप रिकॉर्डर के दो प्रकार होते हैं, टेबल और पोर्टेबल। याद हो गया? बहुत अच्छे, समझनी है बस चीज़ें आपको, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब 4 तो इसी में दिए गए हैं उदाहरण, इतना ही काफ़ी है। जितना मैंने इनके बारे में बताया उतना ही आप लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें लिखी है तो ज़रूरी नहीं है इतना लिखना आपको। जितना मैंने बताया इतना सफिशिएंट होगा, फुल्ली सफिशिएंट। बात करें दोस्तों इसमें और भी चीज़ें आ सकती है, जैसे क्या आ सकता है, कौन सा होता है ऐसा उपकरण, प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए शैक्षिक संसाधन या शैक्षिक एजुकेशनल रिसोर्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है टेलीविज़न आधारित शिक्षण तथा सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो यानी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, शिक्षा दूरदर्शन को समझाइए। दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन है। दूरदर्शन श्रव्य दृश्य साधन होने के कारण अन्य संचार साधनों की तुलना में शिक्षण के लिए अत्यधिक या अधिक प्रभावी है। टेलीविज़न का शैक्षणिक कार्यक्रम एक जनसाधारण के रूप में अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक व्यापक रूप से चल रहा है या अब तक व्यापक रूप ले चुका है। ठीक है, अपनी रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार टीवी में जितने भी कार्यक्रम आते हैं उनको यूज़र देख सकता है। ठीक है, और यही मदद करता है कैसे, शैक्षिक कार्यक्रम को चलाकर शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करेंगे। जैसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम का उदाहरण है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के कार्यक्रम। इग्नू के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, टेलीविज़न पर, दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं। दूसरा उदाहरण है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के कुछ कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। और बात की जाए अभी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था तो काफ़ी सारे चैनल ऐसे थे जिन पर एजुकेशनल कार्यक्रम को या एजुकेशनल प्रोग्राम्स को संचालित किया जा रहा था। उनमें सभी जो क्लासेस थी छोटी से लेकर बड़ी तक का 12th तक, इंटर लेवल तक सभी कोर्सेज़ की जो है वो आप कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम को चलाया गया था टेलीविज़न के माध्यम से। आगे बात कर लेते हैं गाइस और कौन कौन से कार्यक्रम है। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, युवा हेतु दहलीज कार्यक्रम, ठीक है, दूरदर्शन के द्वारा चलाया जाता है। वयस्क शिक्षा के लिए कार्यक्रम, रोजगार परख दिशा निर्देशन एवं परामर्श, ज्ञान दर्शन, ये सभी कैसे है, शैक्षिक कार्यक्रम है। तो सिर्फ 4 के नाम आप याद रख लीजिए कौन कौन से। इग्नू के द्वारा प्रसारित, एनसीईआरटी के द्वारा और युवाओं के लिए दहलीज, और कौन सा कर सकते हैं आप, ज्ञान दर्शन। ठीक है, ये 4 काफ़ी है याद रखने के लिए।
अगला क्वेश्चन हो जाता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता बताइए कि भाई शिक्षा में जो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या बेनिफिट है, क्या उपयोगिता है उसकी। तो देखिए यह शिक्षकों के लिए उपयोगी है, यह सीखने के स्रोत में भी बहुत उपयोगी है, समाज के लिए भी उपयोगी है। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षकों के लिए उपयोगी इसलिए है कि उसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षक का समय बचता है और वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में बच्चों को चीज़ें सिखा सकता है। सीखने के स्रोत में उपयोगी कैसे है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद चीज़ें आसानी से समझ आ जाती है, और समाज के लिए भी उपयोगी है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें पूछा गया है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको जहाँ पर भी कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो, टेलीविज़न हो, तो मैंने साथ साथ आपको क्लियर किया है कि उनमें से कौन सी तो श्रव्य साधन है, कौन सा दृश्य साधन है या दृश्य सामग्री है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि भैया इंद्रियों के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने समूह में बांटा गया है। तो आप बता दीजिएगा कि 3 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से, चलिए देखें, जिनमें सबसे पहला है श्रव्य सामग्री। इनके बारे में भी जानेंगे, एक बार पहले नाम देख लेते हैं। दूसरा होता है दृश्य सामग्री और तीसरा क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ये क्या है तीनों, ये तीनों आपकी जो है शिक्षण सामग्री के भेद होते हैं। ठीक है, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य। बात कर लेते हैं तीनों में क्या अंतर है। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे श्रव्य सामग्री, इस प्रकार की सामग्री के माध्यम से छात्र जो है वो अपनी कौन सी इंद्रिय का प्रयोग करेगा, कर्ण इंद्रियों का, कान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, यानी सुनकर। इसके प्रमुख उदाहरण अगर आपसे पूछ ली जाए कि उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो रेडियो और टेप रिकॉर्डर, क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, अपने कानों का प्रयोग करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये कैसी सामग्री हुई, श्रव्य सामग्री। दूसरा है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री कौन सी होती है, दृश्य सामग्री के प्रयोग करने के लिए आप आँखों से देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी इसमें आप सुन नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ दृश्य होती है। तो कौन कौन से इसके उदाहरण आ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं पोस्टर हो गया, क्या उसमें आपको कुछ सुनाई देता है, नहीं, सिर्फ आप देख सकते हैं और देख कर के ज्ञान को अर्जित करते हैं। कि अच्छा, अगर मान ली कोई मैप है आपके सामने, उसमें आप देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ स्थित है, तो आप देख करके सीख रहे हैं, ना कि सुन करके। तो आपने उसमें अपनी आँखों का प्रयोग किया। मॉडल हो गया, चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, खिलौने, ये सभी दृश्य सामग्री के साधन हैं। तीसरा जो इसका भेद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है कि श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी दोनों ही ऊपर के दोनों वाले का कॉम्बिनेशन इसमें आ जाता है। इसमें आप कर्ण और आँखों दोनों, कानों और आँखों दोनों का एक साथ कार्य करते हैं, आपकी आँख भी और कान भी, यानी आप देखकर और कानों से सुनकर सीखते हैं। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान में शुद्धता होती है, व्यवहारिकता और ग्राह्यता का गुण होता है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपसे दोस्तों एग्जाम्पल देकर पूछ सकता है कि इनमें से श्रव्य दृश्य सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है, चयन करें। तो आपको एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करना है। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी जो देखी भी जा सके और साथ ही साथ सुनी भी जा सके। तो क्या हो सकती है, टेलीविज़न, आप उसको देखते भी और उसमें से आपको सुनाई भी देता है। ड्रामा चल रहा है, कोई चलचित्र है, कंप्यूटर है, फिल्म है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण है, और ये बाकी दोनों से अधिक प्रभावशाली होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु किन किन श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग होता है, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। तो जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया उन सभी के एग्जाम्पल आपको यहाँ लिख देने हैं। पूछा 4 गया है, आप 4 से ज़्यादा बता करके छोड़ेंगे, इतना मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग ही कमेंट करें कि कौन कौन से होते हैं। और क्या चार्ट के बारे में आपको कुछ बताना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हैं, आंकड़ों को या चित्रों को
उस पर ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चार्ट वो होता है, पोस्टर के माध्यम से आप किसी भी दृश्य वस्तु को, किसी भी चित्र को उस पर निखार सकते हैं, उसको बना सकते हैं एक अलग ही विशेष ढंग से। ठीक है, जो कि सामने वालों को देखकर कुछ संदेश भी पहुंचाता हो। और खिलौने, क्या इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, ये बच्चों के मन को लुभाने वाले होते हैं। ये भी कैसे साधन होते हैं? दृश्य साधन होते हैं। तो ये सभी इसके उदाहरण थे। आप लोग इनको कमेंट बॉक्स में बताइएंगे कौन कौन से इसके उदाहरण और हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप? मज़ा आ रहा है क्लास में? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और गाइज, आप लोग लाइक नहीं कर रहे, क्या बात है? क्या कोई कमी है पढ़ाने में? यदि है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाएं। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ती हूं। मेन कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी कोई बात है। ठीक है, और अगर पसंद आ रही है तो फिर लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि क्लासेस चली हुई है आपकी, भी पढ़ते क्यों नहीं हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियो आधारित शिक्षण एवं सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए। तो भैया, रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त की जाती है, जैसे शाब्दिक, वाद्य यंत्र यानी ध्वनि के रूप में, और या फिर रूपक। इन सभी के माध्यम से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं रेडियो के माध्यम से, शब्दों के द्वारा, वाद्य यंत्र या रूपक के द्वारा। शाब्दिक यानी रेडियो का विकास ही शाब्दिक विद्या से हुआ है, जो शब्दों के नियम से या माध्यम से सूचना एवं शिक्षण का कार्य करता है। यानी क्या होता है, रेडियो में आपको किसी भी कार्यक्रम की सिर्फ और सिर्फ क्या सुनाई देते हैं? उसके शब्द, यानी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, और आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे जो महत्वपूर्ण है। नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? यानी यदि आपको किसी के साथ संचार स्थापित करना है नेटवर्क के माध्यम से, तो कौन कौन सी 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी बात कर लेते हैं। किसी के भी साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास प्रेषक होना ज़रूरी है। प्रेषक मतलब यानी यदि आपको ही किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई बातचीत करनी है, तो सबसे पहले एक प्रेषक का होना ज़रूरी है। प्रेषक मतलब सेंडर, बात को रखने वाला। यदि आपको करनी है तो आप क्या होगे? सेंडर होगे। आपको अपने दोस्त से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसके लिए आपने फ़ोन किया और बात करनी, अपनी बात बतानी शुरू करी, तो आप क्या हुए? आप हुए प्रेषक। फ़ोन उठाया, फ़ोन के माध्यम से आपने बात की, तो यानी दूसरा क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? किसी माध्यम की। बातचीत करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, जो आपकी बात सुन सके, कोई ऐसा भी तो होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो पाएगा। यानी आपने अपने दोस्त के पास फ़ोन किया, बताना शुरू किया, आप हो गए प्रेषक। सूचना किसके माध्यम से जा रही है? तो वो माध्यम हो गया, फ़ोन हो सकता है, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि किसी रेडियो के माध्यम से आप बात पहुंचा रहे हैं उसके, तो प्राप्त करते यानी रिसीवर भी होना चाहिए। और चौथा है भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि भी होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है किसी भी नेटवर्क में संचार के स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब से आप क्या समझते हैं? तो चलिए बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब से आप क्या समझते हैं। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट होती है जिस पर आप वीडियोस शेयर करते हैं, जिस पर कोई व्यक्ति वीडियो की क्लिप डाल सकता है और उस वीडियो क्लिप को सब लोग देख सकते हैं, उसे किसी अन्य व्यक्ति को भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यूज़र किसी भी वीडियो पर अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो जो जनरल सी चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेलीनेट पूछा गया है। टेलीनेट क्या होता है? तो टेली और नेट दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे टेलीनेट क्या होती है? एक ऐसी सुविधा होती है जिसके द्वारा स्थानीय कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है और दूरस्थ रखे कंप्यूटर पर कार्य एवं उसके संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, उसी को टेलीनेट कहते हैं।
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक यूज़र के माध्य संवाद स्थापित करना और उसको तत्काल सूचनाओं का आदान प्रदान रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी सामने वाले ने कुछ बात बोली और वो उसी समय आपके कानों पर पड़ी, आपने सुन लिया और आपने उसका रिप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है। तो ये कैसे कम्युनिकेशन के साधन है? रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी जब सामने वाले ने आपसे कुछ पूछा, आपने तुरंत उसका जवाब दिया। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सुधार की अगर आपको ज़रूरत लगती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमेशा वेलकम रहेगा। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए और कोई भी क्लास मिस ना करें। सबसे ज़रूरी बात आपके लिए यही है कि रेगुलरिटी मेंटेन रहे आपकी क्लास में, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।